नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने अब आखिरकार जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी साथ में, जो कहते हैं लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां साथ में दिखेंगी अब बिहार में, और आखिरकार जेडीयू ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक बार फिर सरकार बना ली है और बिहार में समीकरण बदलने के लिए इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ेगी। इंडिया गठबंधन में चुनौती बढ़ेगी ऐसा कहा जा रहा है। लगातार 3-4 दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। अब यहाँ पर नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उसके बाद कांग्रेस की बयानबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं नीतीश कुमार। साथ ही आज बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची। वहां पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के पार्टी बीजेपी के साथ आने को लेकर वहां पर राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर उन्होंने भरपूर निशाना साधा, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर एक भी बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं। साथ ही जैसे ही ये गठबंधन देखने को मिला, वैसे ही लालू यादव पर भी ईडी की कार्रवाई चालू हो चुकी है। लगातार लालू यादव के से प्रश्न सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ नवीन प्रशाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नवीन प्रशाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर आलोक सोती समाजसेवी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक सोती जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसके पहले जब हम मंथन में मिले थे तो उसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी कि नीतीश कुमार हमारे साथ तो आए हैं नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। अब तो नीतीश कुमार उनके साथ चले गए हैं। बिहार की जो आगे की लोकसभा चुनाव की रणनीति को देखते हुए अब नीतीश कुमार ने जो भी कदम उठाए, अब कांग्रेस उन पर निशाना साधते नजर आ रही है। और राहुल गांधी का आज एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला रवैया, क्योंकि उन्होंने आज बिहार के किशनगंज में गए थे और नीतीश कुमार के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए नीतीश कुमार, उसको लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर निशाना साधा, लेकिन पर्टिकुलर नीतीश कुमार को लेकर, उनके इस एक्शन को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देख रही है कि केवल राहुल गांधी जी नहीं, आपके जी ने भी कोई बात नहीं की है नीतीश चाचा के ऊपर, क्योंकि उनको राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अगर दरवाजे आते तो खिड़की खुल जाती है। सारा मसला जो है लोकसभा के इलेक्शन है 2024 में होने वाले हैं, उसको ध्यान में रख के पूरी अपनाई गई है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है विधानसभा में चुनाव अलग अलग लड़े, लेकिन सरकार बनाते समय क्या परिस्थिति हो। तो राजनीति आप जानती है बिहार की कैसी चलती है, जातिगत तरीके से ही चलती है। और हम हमेशा कहते रहते हैं कि लोकसभा में कि जो राष्ट्रवाद की सफेद चादर पे जो धर्म का भगवा रंग चढ़ गया, उसमें हरी चुनरिया काम नहीं आ रही है। इसलिए बीजेपी भी चाहती थी कि पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, जो किशनगंज की हार गई थी, जिसमें मुस्लिम आबादी 69% थी। वो चाहती कि 40 की 40 ये जीते। इसलिए, और साथ में आपने देखा था जो हालात थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। पिछली बार 16 सीटें जीती थी। अभी जो आ रहे प्रशांत किशोर जो अपनी एक लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी जो सर्वे आ रहे थे तो उसमें जेडीयू की हालत बहुत खराब थी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक लंबी प्रक्रिया चली थी, जिसमें ललन सिंह को जो है अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिर कार्यकारिणी बदली गई, जिसमें जो है नीतीश जी ने अपने समर्थकों को बैठाया, कपूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया, और साथ में जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसका रिफ्लेक्शन जो है यूपी उत्तर प्रदेश से लगे भी जो देखने को मिला, इन सब परिस्थितियों को देखते नीतीश कुमार जी का फिर से एनडीए में आ जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये उनकी 10वीं पलटी थी और 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं।
बिल्कुल। इसका मतलब है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनके पास जो 12% कुर्मी वोट है, हम्म। आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। वो वोट लेके वो कहीं भी चले जाए, वोटर्स उनसे अलग नहीं होता है। जी। ये एक स्वाभाविक चीज है एक बड़े नेता की। तो ऐसे में जो जेडीयू में आने से जो बल मिला है बीजेपी को सीटों में, और जी। साथ में सबसे बड़ा जो डेंट एनडीए को लगा है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखे थे कि पटना में जो पहली जो मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की है, इसीलिए हम उसको एनडी अलायंस कहते थे, क्योंकि जी। इंडिया अच्छा नहीं लगता कहते हुए। तो हम्म। जो एनडी अलायंस हुआ था उसके सूत्रधार नीतीश जी थे। उन्हीं के कहने पे एक सीनियर है और साफ सुथरी छवि के हैं, उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, और एक समय के वो सुशासन भी कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव है, समय के अनुसार जो है चीजें कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है। इन सब परिस्थितियों के देखते हुए उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात की थी, लेकिन बीजेपी के एक स्ट्रोक ने पूरे एनडी अलायंस को लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है। ये जैसे आपने कहा ना कि इंडिया अलायंस जो बना हुआ है अपना, उसको लगभग खत्म कर दिया, ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। और क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष सैनी जी, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आऊंगी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर बिहार की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जब साथ में आएंगे तो क्या असर, जैसे हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इसका? क्या कांग्रेस बिहार में अब उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जो वो नीतीश कुमार के साथ करने वाली थी? देखिए स्नेहा जी, बिहार से जो सियासत चल रही है उसको एनडीए गठबंधन को बहुत ताकत मिल रही है। क्योंकि कारण क्या है कि यदि नीतीश कुमार साथ जा रहे थे तो उनको काफी हद तक बल मिल रहा था, जो विपक्ष का जो समूह पूरा इकट्ठा हुआ है मोदी जी को रोकने के लिए जी। तो जो नीतीश कुमार के इस पैतरे बदलने से, हालांकि इसमें भाजपा की एक रणनीति है, उनको जिस तरीके से पहले तो वो गए थे, लेकिन आप देखिए कि जब वहां पर अभी चेयरपर्सन को लेकर के झगड़ा है, विपक्ष अभी पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो पाया है। जब वो अपने एक विपक्ष के नेता नहीं चुन पा रहे, विपक्ष में कौन लीडर होगा, कौन सबका नेतृत्व करेगा, यहीं पर सवाल है। अभी केजरीवाल और ममता में भी ठन सकती है। इसके पहले ही उन्होंने बीच में से नीतीश कुमार को निकाल करके अपना जो रणनीति का हिस्सा है वो उन्होंने पूरा कर लिया है। और मैं ये समझता हूं कि आज राहुल गांधी का खामोश रहना इस बात का संकेत है कि वे बोले तो क्या बोले, क्योंकि स्थिति बिल्कुल विकट हो जाएगी। नीतीश कुमार एक अहम रोल अदा कर सकते थे विपक्ष के गठबंधन के रूप में जो उन्होंने तैयार हुआ था, और इनको यहाँ से निकाल करके अपने पक्ष में मिला लेना भाजपा की रणनीति का हिस्सा कहा जाएगा। जी ठीक है। नवीन प्रशाली जी आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी आज चुप नजर आए, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार का जो भी एक्शन रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम निशाने साधे गए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चुप रहे। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए इसमें वजह ये हो सकती है कि जिस गठबंधन का ध्वज लेकर कांग्रेस करने की कोशिश कर रही थी, और उस गठबंधन की कैसे विखराहट हो गई है, कैसे दिखाव आ गया है, ये आज साफ दिख रहा है। और इसमें कमी कांग्रेस की साफ नजर आ रही है, इसलिए वो कुछ कहने लायक नहीं रहे, खासतौर पर जहां तक नीतीश कुमार जी की बात करें। क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में कम से कम मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा नाम है, उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, और लगातार आप देख रहे हैं काफी वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज भी हैं, और बिहार की नब्ज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने काफी बार राहुल गांधी जी से, मुझे लगता है कि कांग्रेस से कई बार उन्होंने कहा कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सभी गठबंधन के सभी दलों ने कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, लेकिन कांग्रेस को समय पर वो करने की सुध नहीं आई और कांग्रेस देशाटन पर निकल गई। तो आज हाल ये है कि अब उसी राज्य में राहुल गांधी जी की रैली हो रही है और वो कुछ कहने लायक नहीं रहे, और शायद कैसे भी कहें, क्योंकि जवाब सारे कांग्रेस को, कांग्रेस के पाले में आकर उन्होंने देना था, कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई, तो नीतीश कुमार जी पर कुछ हमला नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो कांग्रेस के बयानबाजी
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के कामों से पूरा सारा विपक्ष प्रभावित है इस वक्त। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से सभी दल जुड़ाव रखना चाहते हैं और सभी दल जुड़ रहे हैं। और ये एक संकेत है इस बात का कि जो 10 साल में मोदी जी ने अपना काम किया और उसकी परिणति जो अब आएगी इस लोकसभा चुनाव वो देखने लायक होगी। ठीक है, आशीष सैनी जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जैसे ही ये जो नीतीश कुमार का एक्शन सामने आया है, अब इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं कि कमजोर कहा जा रहा है। तमाम ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है और लोग भी कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन क्योंकि टूटता हुआ नजर आ रहा है इसलिए लोग कमजोर कह रहे हैं। साथ ही इसका जवाब मैं चाहूंगी, आखिर ऐसा क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ इसका भी जवाब चाहूंगी कि आज राहुल गांधी चुप रहे और कुछ बोले नहीं नीतीश कुमार को लेकर। हालांकि उनको तो कहना चाहिए, उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपके जो टेक्निकल टीम है उनको कहना चाहूंगा कि हमारे तीनों मित्रों की आवाज इधर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन क्योंकि मैं विषय लगभग समझ चुका हूँ। नीतीश कुमार जी पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उनके साथ बातचीत चल रही थी और वो अब भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए हैं, दोबारा से उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे और अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो पहले भी वो आधी सीटों पर शेयरिंग कर रहे थे। वो आज भी मुख्यमंत्री हैं और आज भी आधी सीटों पर शेयरिंग कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी उनके पास एक खुला स्पेस है जिनको सामने आके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो पहले सभी 42 सीटों पर थी, अब उनको पलटू चाचा के साथ आधी सीटें शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो नुकसान में तो भाजपा है। दूसरा, जातिगत जनगणना की मांग करने वाला बिहार पहला राज्य था। उसके बाद देश के अनेक राज्यों ने अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, जो उनका घोषणा पत्र है, उसके अनुसार जातिगत जनगणना को शामिल किया गया। अब नीतीश कुमार के सामने समस्या ये होगी कि वो जातिगत जनगणना के जो अपनी घोषणा है उस पर कायम रहेंगे अथवा उसका विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उसी तरह से काम करेगी कि अपने बयान से पलटने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अमित शाह के बयान को भी सच्चा साबित कर दिया है कि कुछ भी होगा इनके दरवाजे नहीं खोलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने सारा दरवाजा उखाड़कर अपना बाहर रख दिया है और जो हमारे भाजपा के सहयोगी और भाजपा के समर्थक हो सकते हैं या इनके पार्टी के लोग हो सकते हैं, इनको लग रहा होगा कि अच्छा हुआ है, दरअसल कोयल ने कौवे के घोंसले में अंडा दे दिया है। नीतीश कुमार राजनीति की कोयल है और वो एक बैलेंसिंग जो संख्या है में उसको मैनेज कर रहे हैं, इसलिए बार बार अपना गठबंधन बदल सकते हैं। कौवा बीजेपी साबित हुई है। उन्होंने अपने घोंसले में नीतीश कुमार के अंडे को हिस्सेदारी दी है, तो नुकसान तो बीजेपी का है। ठीक है, आज बीजेपी अगर 543 सीटों पर उसको सीटें कम करनी पड़ेगी नीतीश कुमार के लिए। एक और चीज चाहूंगी, जैसे ही नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार आए भारतीय जनता पार्टी के साथ और नेक्स्ट डे यानी कि आज सुबह से ही लालू यादव पर ईडी की कार्रवाई चालू हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, इस पे सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग विपक्ष में है उनके यहाँ ईडी और सीबीआई फर्जी मुकदमों को लेकर पहुंच जाती है करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ ना तो ईडी पहुंचता है ना बुलडोजर पहुंचता है। अंकिता भंडारी के हत्यारे में जिस वीआईपी का नाम था उनके माँ बाप ने खुलकर इशारा कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड की जो सरकार है वो देख नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारियों को मालाएं पहना रहे हैं और नीतीश कुमार को अपने दल में लेकर खुश होकर नाच रहे हैं। आप सवाल ये देखें ना कि बहस का जो डिस्कशन है वो इस बात पर होना चाहिए कि नीतीश कुमार गए हैं तो भाजपा को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। बिल्कुल, हम पूछेंगे नीतीश कुमार का जी से पूछेंगे कि नीतीश कुमार पर विश्वास कर पाएंगे आप? नीतीश कुमार का बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वर्ग का वोट है और पिछड़े वर्ग का वोट है, उसकी जातिगत जनगणना की मांग की घोषणा नीतीश कुमार ने की। हमारे मित्र नवीन भाई यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी की जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं तो मैं तो स्वागत करूंगा नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने देश में सरकार चलाने वाली पार्टी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपने साथ लाने का काम किया। देश हित में ये काम किया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी का एजेंडा है
और यदि 1% भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर छिटक रहे हैं जातिगत जनगणना की मांग के समर्थन में, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। फायदे में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा? कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए से ज्यादा सर्वोपरि जनता के हित को रखती है। यदि इस परिवर्तन से जातिगत जनगणना पर बीजेपी सहमत होती है तो ये राहुल गांधी के बयान की सच्ची जीत है। ठीक है, राहुल गांधी के बयान की सच्ची जीत है। इसी को लेकर नवीन प्रशाली जी से मेरा सवाल रहेगा कि अब राहुल गांधी की बात आई, जातिगत जनगणना को लेकर आई और नीतीश, आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर मेरे पास। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आशीष सैनी जी? नहीं, आपकी आ रही है लेकिन नहीं आ पा रही है। अभी भी नहीं आ रही आवाज नवीन प्रशाली जी? जी आ रही है। आशीष सैनी जी आवाज आई आपको? आ रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। नवीन प्रशाली जी, जैसा कि कहा गया कि राहुल गांधी की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी इस एजेंडे को एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा आशीष सैनी जी का कहना है, और राहुल गांधी जी इसमें सही साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, बहुत साफ सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने की बात करती है, समाज को तोड़ने की बात नहीं कर रही है। और कांग्रेस की नीति है जाति के आधार पर इस देश को तोड़ना, और भारतीय जनता पार्टी कोई जाति में भेद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोग एक हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, और भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से काम कर रही है। अब रहा किसका एजेंडा क्या था, इस पर कोई जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत से प्रभावित होकर लोग आए हैं, नीतीश कुमार जी आए हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी कहीं पर किसी को हाईजैक करके नहीं ला रही है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे उत्तराखंड में लोग हो कांग्रेस से तोड़कर आ रहे हो, चाहे वो इंडी गठबंधन से टूट के आ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से इंडी गठबंधन की गठरी बिखर गई हो, वो सब मोदी जी के कार्यों का परिणाम है। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति कि आज सभी दल डरे हुए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जुगत लगा रहे हैं, लेकिन सारी जुगत फेल हो रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस इस वक्त देशाटन कर रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस देशाटन कर रही है, कांग्रेस का रिजल्ट पहले ही निकल चुका है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है, कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और हो सकता है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस 40-42-44 के आसपास सिमटी थी पीछे, इस बार सूखड़ा साफ ना हो जाए कांग्रेस का। ये अपनी साख बचाने की जरूरत कांग्रेस को इस बार है। ठीक है, आशीष सैनी जी बोलिए। नहीं, मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा था जी कि क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे पे नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे या आप उनको जातिगत गणना की घोषणा को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे? जी, मैंने खुले तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को जोड़ने में विश्वास करती था कि तोड़ने में, और कांग्रेस इसको तोड़ रही है। तो आपने देश को तोड़ने वाले को अपनी पार्टी में क्यों लिया है? अरे देश को तोड़ने वाले व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। भारत की जनता आप नीतीश कुमार को पार्टी करना, राष्ट्र को अभिवृद्धि करना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, न कि हम जातिगत जनगणना करके देश को तोड़ना। जो आपकी वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति थी, उस पर मोदी जी ने संतुष्टि का जो वार करा है वो भारी हो गई कांग्रेस पर। इसके कांग्रेस का सूखा इस बात का होने वाला है। आपके जो नेता देशाटन पर जा रहे हैं और देश में विकृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं, बल्कि उल्टा रास्ते में जा रही है। आप देखिए उत्तराखंड में आपका क्या हाल है। आपके अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, अपनी झलक दिखा के चले गए, लेकिन कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा। क्यों? जवाब दे दीजिएगा आप आशीष सैनी जी का स्पष्ट तौर पर जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल नवीन जी, आपके पास अभी मैं आती हूँ। आलोक सूती जी कुछ कह रहे हैं। जी आलोक सूती जी बोलिए। नवीन जी मैं आऊंगी आपके पास। हिम्मत नहीं है कि जो कुछ कह दे। ठीक है, इनकी पार्टी ने इनको अधिकार में लिया है कि कुछ बोल दे अपने मुंह से। तत्काल पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आशीष सैनी जी, आलोक सूती जी को सुन लेते हैं। आशीष सैनी जी, हाँ जी। स्नेहा जी 1931 में पहली दफे अंग्रेजों ने जब जनगणना की थी, जाति के आधार पे देश में 4000 जातियों में बांटा था। जब देश आजाद हुआ 1951 में, जब पहली गणना हुई, तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर साहब दोनों थे। दोनों में बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा नहीं, भारत में जातिगत जनगणना नहीं होगी।
अब मेरा प्रश्न ये है, आशीष जी से प्रश्न पूछिए, क्या जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर साहब की बातों को से अलग होकर राहुल जी जो है जातिगत जनगणना करवाएंगे? ठीक है, जवाब दीजिए आशीष मैं जी। आज घंटे का जवाब दे सकता हूँ। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। जिस समय देश आजाद हुआ, देश के सामने, कांग्रेस की सरकारों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे। देश में भुखमरी थी, संस्थानों को बनाया जाना था, और हमारी सामरिक और सामाजिक दृष्टिकोण पे भारत बहुत पीछे था। लेकिन आज के दौर में जब हम आए हैं, तो हमने देखा कि बहुत बड़ा जो प्राकृतिक संसाधनों पे जो हक है, जो बजट पे जो हक है, जो भागीदारी हमारी पत्रकारिता में, जुडिशरी में, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में और जब तमाम जगहों पे होनी थी, वो देश की जनता की समान भागीदारी नहीं हुई, समान विकास नहीं हुआ। केवल उसके आकलन करने के लिए कि आकलन किया जाए कि लगभग संसाधनों पर, देश के बजट पे किसका हक है, ये जब जानने की हल्की सी कोशिश राहुल गांधी जी ने की, तो देश की तमाम जातिगत जनगणना को राज्यों में कराए जाने का पक्ष किया। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी नवीन प्रशाले की यहाँ बैठे हैं, शायद इनको जानकारी ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक समर्थन किया है, जातिगत जनगणना के पक्ष में बोला है। आप तो आज बोलेंगे और कल को बंटू चाचा की तरह बदल जाएंगे, लेकिन जातिगत जनगणना के विरोध में अगर आप बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस तानाशाही सरकार की नींव हिलाने में और इनको हटाने में आप तो कब्र खोद चुके हैं, डाल चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी आपके बयानों के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको बिठाया है के माननीय जो नेता है, माननीय मोदी जी, और तुलना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तुलना न कीजिए और अपने एजेंडे को जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में आप कोशिश ना करें। मोदी की गारंटी लेकर आए हैं, कोशिश ना करें और अपने मुद्दे को मेरे मुंह में डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश को जोड़ने की कवायद कर रही है, इस देश को जोड़ना चाहती है कि तोड़ना चाहती है। बेचने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू से बड़े हो गए कर रही है। आज राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू से बड़े हो गए, खिलाफ है, बड़े हो गए नेहरू जी से। आज आप बताइए, राहुल गांधी बड़े या जवाहरलाल नेहरू बड़े? कौन है बड़े? नहीं, आप जवाहरलाल नेहरू तो आपके सपने में आते हैं। आपने गांधी जी की तो पार्टी के नेताओं के सपने में, गांधी जी का तो राजनीतिक उपयोग कांग्रेस से कर लिया। आप बताइए ना, आज नेहरू जी की भी नहीं मान रहे। आप बताइए ना, जातिगत जनगणना की जब जरूरत थी हमने कराने की मांग रही है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जाति राजनीति कर रही। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म से प्रगति की राजनीति करती है, देश की विकास के लिए राजनीति करती है, और देश जो राज्य कांग्रेस तोड़ रही है। पूरे बिहार की जनता पूछेगी आपसे। ठीक है, आप ये बताइए, क्या नेहरू जी से राहुल गांधी बड़े हो गए? स्नेहा जी, इस देश में आप रिजर्वेशन करने का समय नहीं है, सवाल के जवाब देने का समय को है, एसटी को है, एबीसी को है, और जो जनरल में जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। अब चाहते क्या है आप? ओबीसी में भी आपके पास 3 ग्रुप है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। अब इसके अलावा और कितना देश को बांटेंगे? कराने वाले पास कीजिए, कुछ और पहले मुख्यमंत्री थे, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार हैं, तो वो अपनी स्टैंड क्लियर करेंगे। प्रगति काम सर्विसों के लिए नहीं था, लेकिन उसके बाद लागू क्या गया? आप कहीं तो प्रतिभा को मत डालेंगे, वेनेजुला बना देंगे आप इसको। ऐसी बात नहीं होती है। आपको एक देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभाएं बनानी नहीं। अगर आप बीजेपी का एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं, आरएसएस के ठीक है नवीन जी, आपको तो सवाल का जवाब देने का अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी ने आपको अधिकार नहीं दिया, इसलिए आप इस देश की प्रगति से मतलब है। आप नीतीश कुमार कौन कितनी प्रगति कर रहा है? नीतीश कुमार से ठीक है, आप नीतीश कुमार से कहिए ना ये बात
कि हम जाति की जनगणना के खिलाफ है और वो मैं तत्काल राहुल बयान गांधी देकर से जाति बोल की रहा हूँ, जनगणना खत्म करें। मैं आपके माध्यम राज्य से के मुख्यमंत्री है, श्रीमान राहुल गांधी राज्य जी के को मुख्यमंत्री कोशिश कर रहा हूँ कि एक बयान जारी के करें। बजाय आप नहीं तो यहाँ चैनल पर बैठ के बोलने से ये कुछ नहीं आपकी होता। यात्राएं कभी ठीक है कहीं बैंकॉक की आशीष यात्रा, कभी सैनी जी और नवीन जी, नॉर्थ ईस्ट की मैं यात्रा, आखिरी कभी प्रतिक्रिया आपके घर पे चाहूंगी यात्रा करके भाषण नवीन करके आनंद यात्राएं जोशी धरी जी रह से। जाएंगी। कुछ थोड़ा सा पार्टी को बचाने की कोशिश कीजिए। वैसे भी पार्टी और परिवार को बचाने के लिए आपने गठबंधन किया था, हमारे पार्टी सुरक्षित है, हमारे ठीक है, पार्टी सुरक्षित है। बहस किसकी और हम जाएगी बार मुझे बार लगता है पाप क्योंकि बदलने वाले लोग नहीं है, हम बार बार पाप बदलने वाले लोग नहीं है। रेहा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपनी पार्टी और आपको परिवार हर को बात बचाने पे की कवायद जरा सा मौका लगता है पाप बदलने ठीक है, हो गया। मेरे पास समय की सीमा है और समय मेरा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी से। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी बोलिए। जी देखिए, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उससे बहुत आगे निकल गए, मुद्दा बहुत बदल गया है। लेकिन फिर भी मेरा इसमें ये कहना है कि जातिगत जनगणना हो या देश प्रदेश के विकास की बात हो, तो जातिगत जनगणना को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ये देश किसी जाति धर्म पर भरोसा करके सरकार नहीं चलाना है। सरकार विकास के कार्यों पर, जनता के हितों पर चलना चाहिए। तो ये मुद्दे को इस पर ही अपन विराम देते हैं। और नया सवाल जो कल से अभी तक का जो प्रहसन चल रहा है जो बिहार में, उससे पूरे देश की राजनीति में एक अजीब सा संदेश जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करके आता है, जो उसके नियम कायदे हैं वो क्या बदल जाएंगे? क्या वो व्यक्ति कल तक जिस विचारधारा के साथ काम करता था, आज उसके सारे विचारधाराएं बदल जाएंगी? कल तक जो जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि हम इस पर करेंगे, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इस मुद्दे को केवल यहीं तक रखें कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद नीतीश कुमार जी ने जो अपना रवैया रखा है, क्या वे उसको बदलेंगे? ये वाला विषय इसमें उठना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत ही मैं कुछ सेकंड दूंगी, सिर्फ 10 सेकंड। जी आशीष सैनी जी। जोशी जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। मेरा पुनः ये बात है आपके दर्शकों के लिए जी कि नीतीश ने जो भी घोषणा, जातिगत जनगणना तो एक जो भी काम किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक समर्थन करेगी या उनके कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर ठीक है, या उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर सारे मुद्दे वापस कराएगी, जो विकास है, सारे मुद्दे वापस कराएगी। चलिए ठीक है, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आप सभी मान का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की और नीतीश कुमार की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सियासत डगमगाई हुई दिख रही है और आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ टिके रहते हैं, क्योंकि तमाम सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बदला है, हमेशा बदलते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा बयान भी सामने आया है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, और ऐसा उन्होंने साबित भी करके दिखाया है जाहिर तौर पे, इसीलिए उनको ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से हैं और ये भी खबर आई है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जनसभा में नीतीश कुमार भी रहेंगे बिहार में, तो तैयारियां जोरों से हैं। अब आगे ये देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, जनता किसकी तरफ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।